हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 2016 का सीजीपीएससी एसीएफ का पेपर है, उसका जो ये साइंस पेपर है, सेकंड नंबर पेपर नंबर 2। तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है उसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईली कोरोसिव सॉल्ट। पहले ये समझिए कि कोरोसिव सॉल्ट का मतलब क्या होता है, कि जैसे ये सॉल्ट है, अगर आपने इसे किसी भी मेटल या किसी भी चीज़ पे ऐड किया तो क्या कर देगा, वो उसे ख़राब कर देगा। कोरोजन का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रस्ट हो गया या फिर जो कॉपर में जो ग्रीन लेयर जम जाता है, तो यही क्या है, कोरोजन है। कोरोसिव सॉल्ट मतलब कि जो भी अगर हम जैसे किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो वो उसे क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, तो उसे कहा जाता है कोरोसिव सॉल्ट। तो देखिए सबसे पहले इसका जो आंसर होगा उसमें इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी HgCl2। HgCl2 इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। मतलब किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दिए हुए कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेम्परेचर। ठीक है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए आपको अगर इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके अलावा क्या हो सकता है कि क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट भी होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है वो चेंज कर दें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये और किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो जो रेट कांस्टेंट होता है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट की, मतलब हम किस चीज़ को रिएक्ट करा रहे हैं, उसका नेचर कैसा है, वो वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, इस पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो कैटलिस्ट होता है वो दो टाइप का होता है, एक प्रोमोटर होता है, एक पॉइजन होता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना या घटाना। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है तो उसे प्रमोटर कहते हैं। कैटलिस्ट का मेन काम यही होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, और जो ऐसा कैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है उसे पॉइजन कहते हैं। बट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। अब देखिए आपको पता चल गया कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर, कैटलिस्ट और नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शंस आपके सामने आएंगे वो मतलब कि गलत है। मतलब वो जो कॉन्सेंट्रेशन है, प्रेशर है, एंथैल्पी है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ टेम्परेचर, कैटलिस्ट और नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे है, वो डिपेंड करता है। द फिजिकल मीनिंग ऑफ रेट कांस्टेंट। अब जैसे रेट कांस्टेंट आपसे पूछा गया है, अब आपको पता होना चाहिए कि रेट कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है। रेट कांस्टेंट क्या चीज़ डिफाइन करता है, इट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन एट द सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। मतलब क्या है कि जैसे हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, हम दो चीज़ उसमें मान लीजिए ए है और बी है, ये दोनों का हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो दोनों का कंसंट्रेशन होना चाहिए सेम होना चाहिए। कि अगर इसका कंसंट्रेशन 1 है, इसका कंसंट्रेशन 1 है, तो इस टाइम पे जो रिएक्शन हो रही है तो इसी ही क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया अ प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर इफ। इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है कि लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, इसमें डायरेक्ट पूछा गया कि ऑल टेम्परेचर के लिए आपको बताना है कि प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगी। इसमें 4 टाइप के रिएक्शन है, चारों रिएक्शन अगर आपको, ये काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन है, बस आपको इसके पीछे का जो फंडा है वो पता होना चाहिए। जैसे पहले ये समझिए स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कि जिसमें कि ऐसा कंडीशन जो उसके आसपास जो कंडीशन है वो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को फेवर करे। मतलब कि हमने जैसे जो दो चीज़ को हम रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या हो कि वो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को सपोर्ट करे और उसमें क्या करे, फेवर करे। अब जो उसके बाद देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है, डेल जी इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एस। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं कि डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इसमें देखिए कि ये जो डेल एच है इसे एंथैल्पी कहते हैं, टी मतलब टेम्परेचर और डेल एस का मतलब होता है कि इस डेल एस का मतलब होता है एंट्रोपी। अब डेल जी जो है वो क्या होता है, इसे हम जिप्स फ्री एनर्जी कहते हैं, और ये क्या है, एक तरह से स्टोर्ड एनर्जी इन अ रिएक्शन। ये इसका मीज़र है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है लेफ्ट ओवर इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे हमने कोई रिएक्शन कराया, अब उस रिएक्शन को करने के बाद कितनी एनर्जी वहाँ पे बच गई है, वो होता है जिप्स फ्री एनर्जी। तो जब ये जिप्स फ्री एनर्जी जो है वो नेगेटिव रहेगी तब जाके कोई रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये जो है ये कब नेगेटिव होगा, जबकि डेल एच नेगेटिव होगा और ये जो डेल एस है ये पॉजिटिव होगा। तो आप देख सकते हैं इन चारों ऑप्शन में ऐसा किसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, कि इसमें क्या है कि डेल एच है वो नेगेटिव रहेगा और ये जो है एस जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। तब जाके ये जो जिप्स फ्री एनर्जी है ये आएगी, ये नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव आएगी तभी कोई रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ CU फ्रॉम मालाजाइट विच प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस CuO
फ्रॉम ओर। अब जैसे कि हम इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं कॉपर का, तो उसमें कौन सी प्रोसेस यूज़ करती है, इसे हम कॉपर ऑक्साइड में कैसे चेंज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, ये हमने ऑलरेडी मेटलर्जी में कवर किया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है एल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये क्लास 12th का क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी जो इसमें यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, जो भी इसमें यूज़ किया गया है एजेंट, तो अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है ईजिली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पे जो KOH होता है वो क्या करता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो KBr है वो यहाँ से अलग हो जाएगा और OH जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इथेनॉल फॉर्म हो जाएगा। तो ये अल्कोहल प्रिपेयर कर सकता है। अब इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, ये जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे ये भी अल्कोहल जो है वो फॉर्म कर देगा। अब यहाँ पे कीटोन है, कीटोन को हम इससे रिएक्ट कराएंगे Na के प्रेजेंस में। Na क्या है, कैटलिस्ट की तरह यूज़ हुआ है। ATOH के प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि यहाँ पे CHOH, यहाँ पे ये भी अल्कोहल जो है वो फॉर्म कर देगा। अब इसके बाद जो लास्ट है, यहाँ पे ये क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा रहा है। इससे क्या होगा, इससे अल्कोहल यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। तो इसलिए जो डी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, ये पॉलीमर का क्वेश्चन है, क्लास 12th का है। इसमें पूछा गया पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, इसका मोनोमर पूछा गया है। ये काफ़ी मोनोमर जो है इंपॉर्टेंट जितने भी हैं हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्या है कि जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको पॉलीमर मिल रहे हैं, आपको सबको सबका मोनोमर याद रखना है। मोनोमर मतलब क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोइथीन, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव येलो PPT विथ I2NaOH। तो ये आपने आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, ये आपने अपने लैब में किया भी होगा अपने स्कूल टाइम पे। ये क्या होता है कि इससे क्या चेक किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब कि अगर हमारे पास जैसे कोई अननोन सॉल्यूशन दे दिया गया तो अब क्या होगा कि हम इसमें चेक कर सकते हैं कि वो उसमें कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो इसकी जो रिएक्शन है आइडोफॉर्म टेस्ट, ये कौन कौन इस पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, ये अल्कोहल देते हैं। और उसके बाद जो ये जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड मतलब क्या होता है, जैसे कि एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। आई थिंक आपको ये सब तो अपना बेसिक जो होगा वो आपको पता ही होगा कि एल्डिहाइड, कीटोन ये सब क्या होता है। तो ये कौन पॉजिटिव देता है, तो ये अल्कोहल देता है। और इस रिएक्शन को जब हम करवाते हैं, ये टेस्ट हम करवाते हैं, तब क्या होता है कि मिथाइल कीटोन जो होता है वो येलो PPT फॉर्म करता है अलॉन्ग विथ एंटीसेप्टिक स्मेल। यहाँ पे क्या होता है कि स्मेल आती है तो उसे एंटीसेप्टिक स्मेल बोलते हैं। तो ये रिएक्शन जो है ये आपको याद रखना है कि ये जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है उसे किस लिए किया जाता है, ये टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ स्ट्रक्चर RCOCH3। मतलब इसमें जो CH3CO है वो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए या फिर वो अल्कोहल होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इथेनॉल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है pH ऑफ 10⁻⁻8 mm, कैपिटल M मतलब कि मोलैरिटी और स्मॉल m होता है तो मोलैलिटी होता है। तो मोलल्स, ये इसका यूनिट दिया हुआ है कि कैपिटल M। HCl इस सॉल्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली, मतलब आपको इसका pH जो है वो निकालना है। तो pH का जो फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि pH ऑफ 0.03 m सॉल्यूशन। तो क्या करते हैं हम, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जैसे जो कंसनट्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे 0.03, आप क्या करेंगे माइनस लॉग और यहाँ पे H+ का कंसनट्रेशन जो है वो रख देंगे। तो इससे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने 0.03 रखा तो यहाँ पे pH जो है वो डायरेक्ट 1.5 निकल गया। तो इसका जो मेथड होता है वो इस तरीके से होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे अगर हम करेंगे माइनस लॉग 10⁻⁻8, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आंसर होगा वो 8 आएगा। बट यहाँ पे जो आयोग ने जो आंसर लिया है वो क्या है, 6 है। तो इस वजह से मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। अगर आप लोग में से किसी को इसका श्योर आंसर पता होगा तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आंसर 8 होना चाहिए। अगर आप लोग में से कोई भी अगर आपको पता होगा तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन NN बॉन्ड। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्लास 11th का क्वेश्चन है। इसमें आपको सबका स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनके बीच आपको बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप इसमें क्या करेंगे कि आप अगर आप डायग्राम बना के देखेंगे तो आपको ये ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, N2O5। यहाँ पे आप मैंने डायग्राम भी यहाँ पे लगा रखा है। यहाँ पे देखिए N के बीच कोई बॉन्ड नहीं है, इस वजह से ये करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
कि इसमें पूछा गया है कि pH ऑफ द वाटर इज़ 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस, इफ़ वाटर इज़ हीटेड एट 70 डिग्री सेल्सियस, तब क्या होगा। मतलब इसमें pH एंड टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप है वो पूछा गया है कि pH में क्या असर पड़ता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो यहाँ पे बढ़ाने का पूछा है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तब pH पे क्या असर पड़ेगा। यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या होगा कि pH जो है वो डिक्रीज़ होगा और सॉल्यूशन जो है बट न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब टेम्परेचर राइज़ होता है, मतलब टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाते हैं तब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन वहाँ पे इंक्रीज़ होते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ को आप अगर हीट करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में टकराएंगे। इस कोलिजन के कारण क्या होगा कि वो उनके में वाइब्रेशन क्रिएट होगा, विच रिजल्ट इन द एबिलिटी ऑफ वाटर टू आयनाइज एंड फॉर्म मोर हाइड्रोजन आयंस। मतलब क्या होता है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन जो है वो क्रिएट होते हैं। तो H+ आयन जब बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा कि वाटर जो होगा वो एसिडिक होगा। एसिडिक होने का मतलब क्या होगा कि जैसे जो pH स्केल होता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो 7 से पहले जितने होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और जो 7 के बाद होते हैं वो यहाँ पे क्या होता है कि 7 से 14 तक ये जो होता है ये बेसिक होता है। तो अगर H+ बढ़ रहा है इसका मतलब pH क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है और सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय। इससे पूछा गया कि जो सीमेंट का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है वो कौन से कंपोनेंट के द्वारा आता है। तो इसमें जो सारे कंपोनेंट दिए हैं इन सब से ही सीमेंट का ये क्या है, कंपोजिशन है। तो अब इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये आपको याद रखना है। और भी कई कई इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी हम आगे जब सिलेबस कवर करेंगे तो हम इसको भी पढ़ेंगे। तो जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स इन द स्लैग फॉर्मेशन जोन इन ब्लास्ट फर्नेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन। जब हम आयरन का एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे थे, ब्लास्ट फर्नेस के रिएक्शंस पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि कौन सा रिएक्शन होता है जो स्लैग फॉर्मेशन जोन में होता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फ्लक्स के साथ जब ये रिएक्ट करता है CaO, तो यहाँ पे ये CaSiO3 फॉर्म करता है, यही होता है स्लैग। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा कंपोनेंट है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है CaOCl2। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया कॉन्जुगेट बेस ऑफ बोरिक एसिड H3BO3 इज। मतलब कि जो बोरिक एसिड है इसका पूछा गया कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। पहले आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए कि ये जो कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट बेसिक एसिड होता है ये होता क्या है। अब देखिए ये जो इसके पीछे क्या है, ये जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है, तो इसे हम अच्छी तरह समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एसिड है, मान लीजिए HCl सबसे जो इजी एग्जांपल है वो हम यहाँ पे लेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये एसिड है और उसके साथ हमने क्या लिया कि बेस के रूप में हम ये वाटर ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये एम्फोटेरिक है, मतलब ये एसिड बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है। तो क्या करेंगे हम कि अब इसको अच्छी तरह से समझिए कि जो एसिड है वो क्या करता है कि H+ जो है वो अपना डोनेट करने के बाद जो ये एनायन फॉर्म होता है तो इसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो अब जैसे कि ये वाटर है, ये बेस है और ये क्या करता है उस H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इस वजह से क्या हो जाता है ये कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। तो इस तरह का होता है कि अगर जैसे मान लीजिए ये एसिड है तो इस तरह से इसका कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा, और अगर ये बेस है तो इस तरह से इसका कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म होगा। अब लेकिन जो ये बोरिक एसिड होता है उसमें क्या होता है, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है जो नॉर्मल हम लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ये इसमें क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका क्या होता है ये वाटर से रिएक्ट होने के बाद क्या फॉर्म करता है, ये BOH4 और ऊपर में यहाँ पे माइनस इसका चार्ज होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, BOH यहाँ पे 4। ये जो इसका है ये करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टेफ्लॉन पॉलीमर इज ऑब्टेन फ्रॉम। ये पिछले जो हमने 2017 का पेपर सॉल्व किया था उसमें भी पूछा गया था कि टेफ्लॉन का मोनोमर पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टेट्राफ्लोरोइथीन। इसका हमने स्ट्रक्चर भी देखा था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है कि 0.80 मोल्स ऑफ आयोडीन प्लस 0.80 ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इसमें दोनों का मोल्स दिया हुआ है कि आयोडीन और ये हाइड्रोजन का। अब जब इन दोनों को हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो इसमें क्या होगा कि 0.6 जो होगा वो हाइड्रोआयोडिक मतलब HI जो है वो फॉर्म होगा। अभी हम इसके बाद इसका रिएक्शन भी देखेंगे। तो इसमें बोला है कि Kc का वैल्यू निकालने के लिए। अब देखिए कि ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आप लोग को आगे भी काम आएगा, तो इससे हम और अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले
इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जनरल रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन का किस तरीके का जैसा फॉर्मेशन होता है कि जैसे ये सामने ए बी सी डी जो स्मॉल लेटर्स में दिए हैं, ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये रिएक्शन लिखी है HI वाली, जो हमारे क्वेश्चन में भी रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसके सामने क्या है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, तो इसे ही कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। तो अब जैसे कि अगर ये रिएक्शन दी हुई है तो इससे हमें अगर केसी निकालना है तो हम कुछ इस तरीके का लिखेंगे, जो प्रोडक्ट है तो उनका यहाँ पे ऊपर लिखेंगे और जो रिएक्टेंट है उनका यहाँ पे नीचे लिखेंगे, और इनके पावर्स में क्या हो जाएगा, इनके सामने जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये रिएक्शन हमें दी गई है कि HI2 और इसमें क्या हो जाएगा कि 2HI, इस तरीके का ये रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तब इसमें क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उसके कंसंट्रेशन को ऊपर रखेंगे और जो रिएक्टेंट दिया हुआ है उसके कंसंट्रेशन को नीचे रखेंगे, और उनके सामने जो नंबर्स लिखे होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, हम उसको उसके पावर में लगा देते हैं। जैसे इस यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो हमने क्या किया, 2 ऊपर पावर में लगा दिया, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ मतलब 1 है तो हमने इनके पावर में 1 का मतलब तो कुछ नहीं होता है। तो अब इस तरह से यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हुई है 0.8, 0.8 एंड 0.6, तो उसे आप इस गिवन फार्मूले में जो यहाँ पे ये दिया हुआ है आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उसके बाद फिर आप को जो आंसर मिलेगा वो आंसर आप निकालेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1.4। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके लिए केसी और केपी का मान जो होगा सेम होगा। मतलब 2 कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, तो जो सी होता है वो कंसंट्रेशन है, पी मतलब कि प्रेशर, मतलब जो हम कांस्टेंट निकाल रहे हैं वो कंसंट्रेशन के टर्म में और प्रेशर के टर्म में। तो हमें ये बताना है कि दोनों में से सेम क्या होगा। तो आपको इसके दोनों के बीच रिलेशन पता होना चाहिए कि KP इज इक्वल टू KC/RT, और ऊपर में क्या होता है डेल एन। जो यहाँ पे मेन रोल है इस डेल एन का है। डेल एन का मतलब क्या है यहाँ पे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो हम दोनों का माइनस करते हैं। अब इसे कैसे करते हैं इसे ध्यान से समझिए। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि KP क्या होता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और KC मतलब कि इन टर्म्स ऑफ जो उसका कंसंट्रेशन है, और R जो है वो ये कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो होती है वो यूनिवर्सल होती है, गिवन होती है। टेम्परेचर जो होता है उसे केल्विन में लेते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है ये आपको याद रखना है क्योंकि ये और भी पूछा जा सकता है। अब उसके बाद जो यहाँ पे डेल एन है, यहाँ पे जिसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जैसे अब हम 1 बाय 1 चेक करते हैं, क्योंकि अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो मतलब RT क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, KP और KC जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो देखते हैं कि किस में जो है वो डेल एन जो है वो 0 आएगा। तो ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो देखिए कि अगर यहाँ पे PCl5 यहाँ पे 1 है तो 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पे ये 1 आएगा, तो मतलब यहाँ पे वो 0 नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी जब आप माइनस करेंगे तो 2 - 3 यहाँ पे भी वो 0 नहीं आएगा। अब लेकिन आप यहाँ पे माइनस करेंगे 2 - 2, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 0 आ जा रहा है। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि ये जो डी है वो क्या है, 2 - 4 करेंगे तो यहाँ पे -2 आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी 0 नहीं हो रहा। तो इस वजह से क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो आप लोग कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो लिखने बोला गया है। ऐसे हम लोग ने ऑलरेडी कुछ देर पहले पढ़ा कि रिएक्शन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3A + 2B = C लिखा है, तो हम क्या करेंगे, C को ऊपर में लिखेंगे कि जो प्रोडक्ट साइड है इसको C को ऊपर में लिखेंगे और नीचे में A और B लिखेंगे, और इसके सामने जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब जो नंबर दिए हैं 3 उनको हम पावर में लगा देंगे। तो A की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, B की पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लोरोएसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन बाय यूजिंग। अब इसके बाद इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको आपको अच्छी तरीके से समझना है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है क्लास 11, तो ये आपको आगे भी काम आएगा। जो क्लोरोएसिटिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्या 100 टाइम स्ट्रॉन्गर एसिड है देन एसिटिक एसिड से। मतलब जो क्लोरोएसिटिक एसिड है वो मोर एसिडिक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके पीछे क्या है, -I इफेक्ट। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है। तो जो ये I इफेक्ट होता है इसका मतलब क्या होता है, इसे ध्यान से समझिए। अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो +I और -I के पीछे का कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छी तरह समझना है। ये क्लास 11th का पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो
तो ये जो दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है वो जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह के जो कंपाउंड जो एलिमेंट है वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से अट्रैक्ट करते हैं। जैसे जो कार्बन होता है उसके पास काफ़ी इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है, तो ये क्या करते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेता है, तो इस वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहलाता है। और ये जो इफेक्ट है ये -I इफेक्ट कहलाता है। और जो दूसरा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जैसे फॉर एग्जांपल एल्किल ग्रुप CH3 जो कि ये एसिटिक एसिड में होता है, तो जो CH3 होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, कि मतलब लो इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है कि देता है, तो इस वजह से इसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं। तो ये जो होता है ये मोर एसिडिक है ड्यू टू -I इफेक्ट। इसे हम और डीप में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इतना जान सकते हैं कि जो क्लोरीन और ये जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहलाते हैं। और ये -I इफेक्ट जो है उसके कारण ये मोर एसिडिक होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशनल पॉलीमराइजेशन। पहले ये समझिए एडिशनल पॉलीमराइजेशन क्या होता है, कि इसमें क्या होता है कि एक ही जो मोनोमर है, जैसे एक जो मोनोमर है वो कई बार मतलब कि रिपीट होकर जो बन रहा है, और इसमें कोई भी अदर बाय प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म नहीं होता है। An additional polymer is a polymer that forms by simple linking of monomer without co-generation of other products. Addition polymerization differ, ये डिफरेंस क्या है इसमें, क्योंकि इसमें कोई बाय प्रोडक्ट जैसे कि वाटर ये सब मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज़ नहीं होते, तो इस वजह से इसे एडिशनल पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन, पॉलीथीन, ये सारे इसके एग्जांपल होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा गया हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस, मतलब हाइड्रोजन किसे रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये इसके पीछे रीज़न क्या है, एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं ना, ऑक्सीजन, Fe, ये सारे जितने, ये इसमें अरेंज है रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, इनका भी क्या है नंबरिंग है। तो इसमें जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से हाइड्रोजन जो है उसे रिड्यूस नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन उसे ही रिड्यूस कर सकता है जो उससे लेस रिएक्टिव हो। तो ये सारे जो होते हैं वो सब उसके नीचे आते हैं, इस वजह से वो इन्हें जो है रिड्यूस कर सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया चीफ ओर ऑफ कॉपर, यहाँ पे पूछा गया चीफ ऑफ ओर ऑफ कॉपर। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे क्रायोलाइट जो होता है वो तो सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड इससे मिलकर बना होता है। हेमेटाइट जो है वो यहाँ पे आयरन का ओर है। उसके बाद जो कैलामाइन है वो ये जिंक से रिलेटेड है। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दिस, ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका करेक्ट फार्मूला पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है CaSO4.12H2O। तो ये आपको याद रखना है, फार्मूला जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्लास 12 से आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव एसिटिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी कंपाउंड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम वाटर के साथ अगर एक्रिलोनाइट्राइल मतलब कि CH3CN को रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है एसिटिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है। तो ये इसका जो डी है वो ऑप्शन नंबर करेक्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक और एग्जांपल हमने लिया है कि अगर जैसे मिथाइल इथेनोएट है, इससे भी क्या होता है कि यहाँ पे इथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है। तो अगर आपको जैसे आगे क्वेश्चन में अगर कभी इस तरीके का होता है कि अगर यहाँ पे ऑप्शन में ये भी दिया होता तो क्या हो जाता है, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे CH3CN की जगह अगर आपको ये मिथाइल इथेनोएट दे दिया होता तो ये इसका करेक्ट आंसर होता। तो इस तरह से आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये आपको हम बेसिक इसका पढ़ेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, तो ये आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अब देखिए जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका यहाँ पे रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये मोल पर लीटर सेकेंड। अब देखिए इसे निकालते कैसे हैं, अब इसका जो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छी तरह से समझिए। फॉर्मूला क्या होता है के का, वो इस तरह से होता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन अपॉन टाइम
और मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन, यहाँ पे पावर n। n की जगह हम क्या लिखते हैं कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन, जैसे हमें 0 ऑर्डर के लिए निकालना है तो n की जगह हम यहाँ पे 0 रख देंगे। अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे, और अगर सेकंड के लिए निकालना है तो हम यहाँ पे n 2 रख देंगे। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे निकालते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी एम के पावर क्यूब लिखा हुआ, -3 लिखा हुआ, तो इसे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये कंसंट्रेशन का दूसरा यूनिट है, तो इस वजह से यहाँ पे मोल पर लीटर भी आप लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि कंसंट्रेशन यहाँ पे अगर 0 कर देंगे तो यहाँ पे यानी 1 हो जाएगा, तो इसका जो यूनिट आएगा क्या आएगा कि सिर्फ जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये इसका आएगा आंसर। अब जैसे कि हमने यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 रख दिया, 1 रख दिया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट आएगा वो क्या आएगा, पर सेकेंड। अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तब क्या आएगा, ये आंसर आएगा। तो इस तरह से जो है वो यूनिट जो है वो निकाला जाता है। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप इसका यूज़ करके भी आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछा गया है द एग्रीगेशन ऑफ सरफेक्टेंट मोलिक्यूल्स इज नोन एज। हम जब सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि जो मिशेल फॉर्मेशन होता है वही क्या होता है कि एग्रीगेशन, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी ये पार्ट है सोप मॉलिक्यूल से वो क्या करते हैं, इस तरह से मिशेल फॉर्म करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। एग्रीगेशन का मतलब कि समूह, सक्रिय अणुओं का समूह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ फ्लोटेशन मेथड इज़ यूज्ड फॉर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद देखिए जिप्सम का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CaSO4.2H2O। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रास इज़ एन अलॉय ऑफ। अब यहाँ पे अलॉय पूछा गया है कि ब्रास किस किस से मिलकर बना होता है, तो ये कॉपर एंड जिंक से मिलकर बना होता है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डाईमैग्नेटिक। यहाँ पूछा है कि डाईमैग्नेटिक इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जब हम 2017 का पेपर सॉल्व कर रहे थे तब हमने उसमें डिस्कस किया था कि ये जो डाईमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है हम कैसे निकालते हैं। तो आप उसी मेथड से आप निकालेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, O2। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी ये जो दोनों पेपर है 2016 एंड 17 हम जल्दी ही कंप्लीट कर लें।